Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is synthesis and degradation of glycolipids. इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ग्लाइकोलिपिड का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स देखी थी। आज हमने देखना है कि ये ग्लाइकोलिपिड सिंथेसाइज किस तरह होते हैं और सिंथेसाइज होने के बाद जब इनकी डिग्रेडेशन का टाइम आता है तो ये डिग्रेडेड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स के हवाले से आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि सेल के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रा किया है, ये एक सेल है, उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ यहाँ मैंने गोल्जी अपरेटस ड्रा किया है। सेल, न्यूक्लियस और ये गोल्जी अपरेटस। तो बेसिकली सेल के अंदर जो गोल्जी अपरेटस है इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। तो पहली चीज़ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स के हवाले से आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी सिंथेसिस जो है वो सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर होती है। दूसरी बात इसके हवाले से आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी सिंथेसिस के अंदर एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी सिंथेसिस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस। अगर आप इस एंजाइम्स के नाम पर गौर करें तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये ग्लाइकोसाइल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो कि इस एंजाइम के वर्ड को देखने से बात समझ आती है वो ये है कि ये ग्लाइकोसाइल यूनिट को, ग्लाइकोसाइल मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी डोनर और एक होता है उसका एक्सेप्टर। कोई भी चीज़ जैसे ट्रांसफ़र होती है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो एक डोनर और एक रिसेप्टर, क्योंकि जब तक ये दो चीज़ें ना हों तब तक ट्रांसफ़र का वर्ड उस पर लागू ही नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र का वर्ड लागू ही उस वक्त होता है जब एक चीज़ डोनर हो, एक चीज़ एक्सेप्टर हो। तो इस केस में डोनर क्या होगा और एक्सेप्टर क्या होगा, और ट्रांसफ़र किस चीज़ को ये कर रहा है, ग्लाइकोसाइल मॉलिक्यूल को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस केस में डोनर कौन सा होगा और एक्सेप्टर कौन सा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बेसिकली ग्लाइकोसाइल यूनिट है क्या जिसको ये वाले एंजाइम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रांसफिरेसिस का मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके लिए डोनर चाहिए और एक्सेप्टर चाहिए। तो डोनर इस केस में होगा यूडीपी शुगर्स और एक्सेप्टर होगा सेरामाइड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो सेरामाइड के साथ एक कार्बोहाइड्रेट मियोटी अटैच करने से बनते हैं। सो बेसिकली सेरामाइड एक एक्सेप्टर है जिसके साथ शुगर आके लगेगी और रिजल्टिंग ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। तो इस केस में एक्सेप्टर है ये सेरामाइड, ये स्फिंगोसिन अल्कोहल और उसके साथ जो फैटी एसिड लगा हुआ है ये बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं शुगर को। और शुगर ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आ कहाँ से रही है, वो आ रही है यूडीपी शुगर से। जब न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे तब हमने वहाँ देखा था कि कुछ वहाँ एक टॉपिक था सम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली जो कि शुगर डेरिवेटिव्स हैं, शुगर्स से ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। सो ग्लाइकोलिपिड्स की जब सिंथेसिस हो रही होती है तो ये बेसिकली जो शुगर डेरिवेटिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनसे शुगर ग्रुप जो है वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस इस सेरामाइड को दे देते हैं और रिजल्टिंग बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। अब हमने जो कहा था कि ग्लाइकोलिपिड्स में सेरामाइड के साथ यहाँ कार्बोहाइड्रेट लगा होता है, जबकि इस एंजाइम के नाम से लग रहा है कि ये तो ग्लाइकोसाइल यूनिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइल यूनिट जिसको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ग्लाइकोसाइल यूनिट बेसिकली है क्या। यहाँ पर मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है मोनोसेकेराइड का। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन मोनोसेकेराइड का, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन एक मोनोसेकेराइड का मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। उसमें इस कार्बन को मैंने सर्कल किया हुआ है। उसकी क्या वजह है, तो सबसे पहले ग्लाइकोसाइल यूनिट को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हेमी एसीटाल कार्बन क्या होता है। हेमी एसीटाल कार्बन वो होता है जो कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ हो, उनमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईथर का हो और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्कोहल के अंदर होता है।
जैसे ये OH है तो इसके अंदर जो O ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये बेसिकली अल्कोहल के अंदर है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये ईथर का है। तो बेसिकली ये वाला कार्बन हेमी एसिटाल कार्बन है, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। उनमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ईथर वाला है और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अल्कोहल के अंदर है। ये हेमी एसिटाल कार्बन बताने की ज़रूरत क्या है, हम तो ग्लाइकोसाइल यूनिट पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये हेमी एसिटाल कार्बन बताने की ज़रूरत क्या है। इस हेमी एसिटाल के साथ जब ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब कभी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है तो रिजल्टिंग जो शुगर का स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइल। ग्लाइकोसाइल कैसे बनता है कि जब कभी हेमी एसिटाल कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब वहाँ से रिमूव होता है तो बाकी जो स्ट्रक्चर वहाँ बच जाता है, बाकी जो चीज़ बच जाती है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइल। अब बेसिकली इस बचने वाले चीज़ को ही ग्लाइकोसाइल कहते हैं, और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस एज द नेम इंडिकेट्स, ये ग्लाइकोसाइल यूनिट को पकड़ के इस सेरामाइड को दे देते हैं और रिजल्टिंग हमारे पास बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस बहुत इजी है, इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से सुने कि ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस के हवाले से पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इनकी सिंथेसिस होती कहाँ पर है। इनकी सिंथेसिस हमारे पास सेल के अंदर मौजूद हैं गोल्जी अपरेटस, उन गोल्जी अपरेटस के अंदर इनकी सिंथेसिस हो रही होती है। इनकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो हैं ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस। एज द नेम इंडिकेट्स दीज एंजाइम विल ट्रांसफर ग्लाइकोसाइल यूनिट। और जब कभी कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी डोनर, और एक एक्सेप्टर है कि एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो फिर ही उसके लिए ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ होता है, अदरवाइज ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। तो इट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि एक डोनर कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो हमें इससे पता चलता है कि सेरामाइड मॉलिक्यूल के साथ जब कार्बोहाइड्रेट लगता है तो तब ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स में जैसा कि नाम से जाहिर है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों हैं, तो सेरामाइड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट लगता है तब ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। सो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होना चाहिए सेरामाइड को, तो सेरामाइड इसमें हो गया एक्सेप्टर कार्बोहाइड्रेट का, और ये कार्बोहाइड्रेट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का डोनर क्या है, वो है UDP शुगर्स। These are basically nucleotides which are of sugar derivatives। तो ये क्या करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट के डोनर हैं और ये सेरामाइड कार्बोहाइड्रेट का एक्सेप्टर है। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस, तो ये ग्लाइकोसाइल क्या है। यहाँ पर मैंने एक 6 कार्बन मोनोसेकेराइड ड्रा किया था, उसमें बताया हेमी एसिटाल कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन जो दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, उनमें से एक ऑक्सीजन ईथर के अंदर मौजूद हो, दूसरा ऑक्सीजन अल्कोहल का हो, तो ये हेमी एसिटाल कार्बन है। जब इस हेमी एसिटाल कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाए तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बचता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइल, और ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस इसी स्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर देते हैं सेरामाइड को और रिजल्टिंग ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। तो ये तो ग्लाइकोलिपिड्स की जनरल सिंथेसिस थी। जब हमने ग्लाइकोलिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें टाइप्स देखी थी तो उसमें हमने एक सल्फाटाइड्स देखे थे, उसमें वो ग्लाइकोलिपिड्स थे एसिडिक ग्लाइकोलिपिड जिनके अंदर सल्फर ग्रुप मौजूद होता है। अब सवाल पैदा होता है कि वो जो सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ से होती है। ये कार्बोहाइड्रेट तो लग गया, अब जो सल्फर है उनकी सिंथेसिस वो आके कैसे लगता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये सल्फेट ग्रुप की एडिशन कैसे होती है, क्योंकि हमने अब सल्फाटाइड्स बनाने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सल्फर आके लग रहा है इस सल्फर का डोनर कौन सा है, ये जो सल्फर ग्रुप है ये कहाँ से आता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि ये जो सल्फर आके लगता है ये सल्फर हम लेते कहाँ से हैं, इस सल्फर का सोर्स क्या है। यहाँ मैंने एक 5 कार्बन शुगर ड्रा की है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एक मोनोसेकेराइड है और उसके साथ एक नाइट्रोजीनस बेस यहाँ लगी हुई है एडिनीन, और जब 5 कार्बन शुगर मिलेगी तो एडिनोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स के नोमेनक्लेचर में डिटेल से हम देख चुके हैं कि जब कभी
5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजीनस बेस मिलती है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड कैसे, उसको नाम कैसे देते हैं कि ये एडिनीन नाइट्रोजीनस बेस और 5 कार्बन शुगर तो एडिनोसिन, और उसके साथ जब फॉस्फेट लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो एडिनोसिन और एक फॉस्फेट लगा हुआ है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है। यही बेसिकली आगे सोर्स जाके बनता है सल्फर का। अब ये सोर्स सल्फर का कैसे बनता है, ये चूंकि एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसका जो ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 1 उस पर नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 2 और ये वाला कार्बन नंबर 3, इस कार्बन नंबर 3 पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसकी यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होती है कार्बन नंबर 3 पर। दो चेंजेस आती हैं, एक तो ये चेंज आ गई कि कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट लग गया। दूसरी कौन सी चेंज आती है, दूसरी ये जो कार्बन नंबर 5 पर पहले ही फॉस्फेट लगा हुआ था, अब इस फॉस्फेट के साथ आकर आके सल्फर लग जाता है। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया जिसमें कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट के साथ सल्फर लग गया। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बचा, ये जो स्ट्रक्चर रिजल्टिंग बना दो चेंजेस में आने के बाद, ये ही बेसिकली सल्फर का सोर्स होता है। कैसे, अब इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम क्या है, पहले क्या था, एडिनिन और यहाँ 5 कार्बन शुगर और फिर फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पर एक और फॉस्फेट लग गया और एक सल्फर लग गया, तो इसका नाम क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 2 3 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है और 4 5 पोजीशन पे सल्फेट लगा है, तो इसका नाम होगा 3 प्राइम फॉस्फो एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट। ये 3 प्राइम फॉस्फो एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट या PAPS, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बेसिकली हमारे पास सल्फर का सोर्स है, कौन है, PAPS, या इसका दूसरा नाम क्या बना कि 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है तो 3 प्राइम फॉस्फो, ये स्ट्रक्चर एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट, यहाँ खाली फॉस्फो, यहाँ फॉस्फेट के साथ सल्फेट भी है तो फॉस्फोसल्फेट, 3 प्राइम फॉस्फो एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट या PAPS। अब ये ही बेसिकली इस सल्फर का सोर्स होता है। बिल्कुल यहाँ जैसे ग्लाइकोसाइल यूनिट को जो एंजाइम ट्रांसफर कर रहे थे तो वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस थे, वहां भी हमने देखा था कि जो ट्रांसफर का लफ्ज जब आ जाए तो डोनर और एक्सेप्टर दो चीजें हमने देखनी है। वो चूंकि ग्लाइकोसाइल को ट्रांसफर कर रहे थे तो वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस है। यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं सल्फेट ग्रुप की एडिशन में, वो होते हैं सल्फो ट्रांसफरेजेस, बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग सल्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। तो यहाँ भी हमने देखना है डोनर कौन सा और एक्सेप्टर कौन सा है। डोनर तो यही हो गया 3 प्राइम फॉस्फो एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट। अब एक्सेप्टर क्या होता है, कौन सा होता है, अगर आप रिकॉल करें ग्लाइकोलिपिड्स के लेक्चर को तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सल्फाटाइड्स बनते हैं सेरामाइड गैलेक्टोज या गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड के साथ सल्फेट की एडिशन से। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेरामाइड गैलेक्टोज या गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। तो ये हमारे पास एक्सेप्टर है और ये डोनर है, और जो चीज ट्रांसफर होनी है वो क्या है, वो सल्फर है। और एंजाइम कौन से इन्वॉल्व हैं, वो चूंकि सल्फर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन एंजाइम्स का नाम है सल्फो ट्रांसफेरेज। ये सल्फो ट्रांसफेरेज क्या करेगा कि ये का जो सल्फर यहाँ लगा हुआ था ये यहाँ से रिमूव होगा और वो रिजल्टिंग कहाँ पे आके लगेगा, ये जो गैलेक्टोज है इसके साथ आके लग जाएगा। तो ये रिजल्टिंग हमारे पास सल्फाटाइड्स की प्रिपरेशन हो गई, उनकी सिंथेसिस हो गई। तो अभी तक हमने एक जनरल ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस देखी और उसके बाद हमने सल्फाटाइड्स की सिंथेसिस देखी। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू।
सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स टेक प्लेस इन गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस में सिंथेसिस होने के बाद इनके साथ क्या होता है कि मोस्टली जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, हमने कहा था कि ये सेल मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट हैं, तो यहाँ से मोस्टली सिंथेसाइज होने के बाद यहाँ सेल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वो थोड़े से जो है वो साइटोसोल के अंदर रह जाते हैं। इनके सिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस है, और ट्रांसफर का वर्ड आ रहा है, इट मींस एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। डोनर यहाँ कौन सा है, यूडीपी शुगर, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, शुगर डेरिवेटिव्स, और एक्सेप्टर है सेरामाइड। तो ये ग्लाइकोसाइल यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है। तो ग्लाइकोसाइल क्या है, यहाँ मैंने 5 कार्बन मोनोसेक्राइड बनाया, उसमें हेमी एसीटाल कार्बन का बताया कि वो कार्बन जो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन अल्कोहल में, एक ईथर में, तो उसमें से जो ये हेमी एसीटाल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, जब इसको रिमूव करते हैं तो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनता है ग्लाइकोसाइल। ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस इसी ग्लाइकोसाइल को पकड़ के इस सेरामाइड को ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह यहाँ ग्लाइकोसाइल आ जाएगा। ये तो जनरल मैंने बताया, ये ग्लाइकोसाइल यहाँ आएगा सेरामाइड के साथ और रिजल्टिंग ग्लाइकोलिपिड बन जाएंगे। सल्फाडाइड्स चूंकि सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो अब हमने सल्फेट ग्रुप की एडिशन कैसे करानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सल्फर का सोर्स पता होना चाहिए, वो क्या है, 3' फॉस्फो एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट। सल्फो ट्रांसफेरेजेस जैसा कि नाम से जाहिर है, इससे सल्फर को पकड़ के सेरामाइड ग्लैक्टोज के साथ अटैच करा देते हैं और रिजल्टिंग हमारे पास बन जाते हैं ये सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो सल्फर वाले थे, ये जो सब्सटेंस है सल्फर का सोर्स, ये जब ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स की सिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें सल्फर का डोनर भी यही होता है। और स्टीरॉयड का जो स्टीरॉयड हार्मोनल कैटाबॉलिज्म है, उसमें भी सल्फर का जो सोर्स है वो यही सब्सटेंस है, 3' फॉस्फो एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स में भी सल्फर का डोनर है, स्टीरॉयड हार्मोनल कैटाबॉलिज्म में भी सल्फर का डोनर है, और ये सल्फेट ग्रुप एडिशन में भी सल्फर का डोनर है। नाउ कमिंग टुवर्ड द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अभी हमने ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस को डिस्कस किया, अब हम ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन को डिस्कस करते हैं। जो ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यानी जिस तरह मुख्तलिफ हमने ब्लड में डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनकी डिग्रेडेशन होती है फेगोसाइटोसिस के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन भी फेगोसाइटोसिस के थ्रू होती है। अब फेगोसाइटोसिस कौन से एंजाइम करवाते हैं, वो वाले एंजाइम कराते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये मैंने सेल ड्रा किया है, उसमें एक न्यूक्लियस और ये लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलेजेस होते हैं वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सो ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन के हवाले से पहली बार आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी डिग्रेडेशन किस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो इसकी डिग्रेडेशन होती है फेगोसाइटोसिस के थ्रू, और फेगोसाइटोसिस कौन से एंजाइम करवाते हैं, वो वाले एंजाइम करवाते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। यानी लाइसोसोमल जो हाइड्रोलेजेस हैं वो बेसिकली इनको डिग्रेडेशन कराते हैं। अब वो बेसिकली करते क्या हैं, ये मैंने यहाँ पर एक ग्लाइकोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किया, उसमें एक अल्कोहल के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं मुख्तलिफ बॉन्ड्स के थ्रू। तो वो जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस हैं वो बेसिकली इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेंगे फैटी एसिड अलग हो जाएगा। सो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जो बॉन्ड्स मौजूद होती हैं लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस उन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और इस तरह ग्लाइकोलिपिड्स की ये डिग्रेडेशन कराते हैं। अब इनकी जब डिग्रेडेशन हो रही होती है ग्लाइकोलिपिड्स की, तो उसमें एक रूल फॉलो होता है, लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ। इसका क्या मतलब है, लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ? इसका ये मतलब है कि जो चीज़ सिंथेसिस में सबसे आखिर में आके जुड़ती है, जब डिग्रेडेशन हो रही होती है तो वही चीज़ सबसे पहले ब्रेक होती है। सबसे आखिर में कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ेगा तो सबसे पहले इसकी डिग्रेडेशन होगी, सबसे पहले ये अलग होगा। तो इनकी डिग्रेडेशन में एक रूल फॉलो होता है, लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ, कि जो चीज़ सिंथेसिस में सबसे आखिर में आके लगती है
जब उसकी डिग्रेडेशन हो रही होती है तो सबसे पहले वही चीज़ रिमूव होती है, और जो चीज़ सबसे पहले सिंथेसिस में लगती है, सबसे पहले जिसकी चीज़ की सिंथेसिस होती है, तो जब डिग्रेडेशन हो रही होती है तो सबसे लास्ट में उसकी डिग्रेडेशन होती है। सबसे लास्ट में लगी तो सबसे पहले डिग्रेडेशन, और सबसे पहले लगी तो लास्ट में डिग्रेडेशन। ये एक रूल फॉलो होता है कि लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ। और अगर इनकी ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उससे हमारे पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्रेडेशन है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स करवा रहे हैं और फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू करवा रहे हैं। सो ये ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन के हवाले से बस इतना ही था कि इसकी ग्लाइकोलिपिड्स की जो डिग्रेडेशन है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस कौन से एंजाइम करवाते हैं, ये हमने देखा था कि जो लाइसोसोमल है, फैगोसाइटोसिस होती क्या है कि सेल उसको इनगल्फ करता है, फिर लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो उस पर रिलीज करता है और वो उसको फैगोसाइटोस करते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम ही फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस ग्लाइकोलिपिड्स की कैसे डिग्रेडेशन कराते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं ये उन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और इनकी डिग्रेडेशन में एक रूल फॉलो होता है लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ, कि सिंथेसिस में जो चीज़ सबसे आखिर में सिंथेसाइज होगी डिग्रेड सबसे पहले होगी, और जो चीज़ सिंथेसाइज पहले होगी वो डिग्रेड बाद में होगी। और अगर इनमें डिफेक्ट्स आ जाएं तो उससे एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस होती हैं। अब वो एक डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्फिंगोलिपिडोसिस। नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस है और ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन है वो एक बैलेंस्ड वे में हो रही होती है, उनके दरमियान में एक बैलेंस मेंटेन रहता है ताकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने हमें ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए उनकी उतनी मिकदार रहे। कभी सिंथेसिस ज़्यादा नहीं होती कि ज़्यादा बढ़ जाए और डिग्रेडेशन ज़्यादा नहीं होती कि कम हो जाए। उनकी नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि सिंथेसिस और डिग्रेडेशन एक बैलेंस्ड वे में हो रही होती है कि उसकी इसलिए ताकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने लिपिड्स चाहिए, ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए, वो उतनी मिकदार में है। सपोज कर ले लाइसोसोमल एक एंजाइम है एसिड हाइड्रोलेज, लाइसोसोमल एंजाइम है एसिड हाइड्रोलेज, और लाइसोसोमल एंजाइम ने ग्लाइकोलिपिड्स की क्या करवानी है, डिग्रेडेशन। अब ये एसिड हाइड्रोलेज जो कि लाइसोसोमल एंजाइम है और ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन करा रहा था, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए पार्शियली या टोटली तो जो डिग्रेडेशन है ग्लाइकोलिपिड्स की वो नहीं हो पाएगी, ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। और जब ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या उनको दूसरा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहते हैं या जनरली स्फिंगोलिपिड्स, वो अकोमुलेट हो जाएंगे, उनका लेवल बढ़ जाएगा, और जब वो अकोमुलेट हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्फिंगोलिपिडोसिस। नॉर्मली क्या हो रहा था कि उनकी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन एक बैलेंस्ड वे में हो रही थी ताकि हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए उतने रहें। किसी भी वजह से अगर एसिड हाइड्रोलेज जो कि एक लाइसोसोमल एंजाइम है और ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन करा रहा था, अगर उसकी पार्शियली या टोटली डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन होगी, जाहिर सी बात है कि नहीं होगी। और जब उनकी ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन डिफेक्टिव हो जाए तो जो स्फिंगोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये अकोमुलेट होने लग जाएंगे, इट्स सो सिंपल। और जब वो अकोमुलेट हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्फिंगोलिपिडोसिस। अब इस स्फिंगोलिपिडोसिस या एसिड हाइड्रोलेज डेफिशिएंसी, इनके सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स कहाँ देखने में मिलते हैं? इनके सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स मिलते हैं हमें नर्व टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये तमाम मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं और नर्व टिश्यू की मेम्ब्रेन के लिए एसेंशियल कंपोनेंट हैं। तो जब कभी स्फिंगोलिपिडोसिस होती है तो उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स नर्व टिश्यू के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर न्यूरोनल चेंजेस की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से अर्ली डेथ भी हो जाती है इन स्फिंगोलिपिडोसिस के केस में। एक तो ये हमारे पास सिनेरियो था कि अगर एसिड हाइड्रोलेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिग्रेडेशन नहीं होगी क्योंकि वो लाइसोसोमल एंजाइम उससे अकोमुलेट हो जाएंगे और स्फिंगोलिपिडोसिस होगी। एक और हमारे पास सिनेरियो है कि अगर लाइसोसोमल एक्टिवेटर प्रोटीन सेप्सोनिन्स, लाइसोसोमल एक्टिवेटर प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जो लाइसोसोम्स को एक्टिवेट कर रही है जैसे सेप्सोनिन्स, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए
तो उससे भी स्फिंगोलिपिडोसिस होती है। अब उससे स्फिंगोलिपिडोसिस क्यों होती है? ये जो हाइड्रोलेजेस हैं ये लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हैं। इन ग्लाइकोलिपिड्स के लिए एक्सेस ग्लाइकोलिपिड्स तक रसाई हासिल करने में, इन हाइड्रोलेजेस को ग्लाइकोलिपिड्स तक रसाई हासिल करने में इस प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, और जब वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते तो उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं करा सकेंगे, और जब डिग्रेडेशन नहीं होगी वो अकोम्युलेट हो जाएंगे, और जब अकोम्युलेट होंगे तो स्फिंगोलिपिडोसिस हो जाएगी। अभी तक हमने डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड में क्या क्या देखा कि इसकी जिस प्रोसेस के थ्रू डिग्रेडेशन होती है वो फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस कौन से एंजाइम करवाते हैं? लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस, लाइसोसोमल एंजाइम्स। वो क्या कराते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स होती हैं ये उन बॉन्ड्स पर अटैक करते हैं और उन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करा देते हैं। इसके अलावा इनकी डिग्रेडेशन में एक रूल फॉलो होता है, लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ, यानी डिग्रेडेशन सबसे पहले उसकी होती है जिसकी सिंथेसिस लास्ट में हुई है, जिसकी लास्ट में सिंथेसिस हुई उसकी डिग्रेडेशन पहले, और जिसकी सिंथेसिस फर्स्ट पे हुई उसकी डिग्रेडेशन लास्ट पे। बिल्कुल उल्टा चलता है यहाँ पे। और अगर इनकी डिग्रेडेशन में कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो उसे हमारे पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है। उनमें से एक हमने पढ़ी है स्फिंगोलिपिडोसिस। स्फिंगोलिपिडोसिस क्या है कि नॉर्मली ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन एक बैलेंस वे में हो रही होती है ताकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें जितने ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए वो उस बैलेंस मिकदार में रहें। जब कभी किसी भी वजह से एसिड हाइड्रोलेज, पहला सिनेरियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसिड हाइड्रोलेज एक लाइसोसोमल एंजाइम है जो कि डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है। जब किसी भी वजह से उसकी पार्शियली या टोटली डेफिशिएंसी हो जाए तो डिग्रेडेशन नहीं होगी, और जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो स्फिंगोलिपिड्स अकोम्युलेट हो जाएंगे, और जब अकोम्युलेट होंगे तो रिजल्टिंग कंडीशन इज कॉल्ड स्फिंगोलिपिडोसिस। इसके ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो नर्व टिश्यू के अंदर देखने में मिलते हैं, और जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से डेथ भी हो जाती है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि ये जो हाइड्रोलेजेस हैं इनको ग्लाइकोलिपिड्स तक रसाई हासिल करने के लिए लाइसोसोमल एक्टिवेटर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल सेप्सोनिन्स। अगर किसी भी वजह से लाइसोसोमल एक्टिवेटर प्रोटीन सेप्सोनिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो एसिड जो हाइड्रोलेजेस हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती, वो अकोम्युलेट हो जाते हैं, और रिजल्टिंग कंडीशन इज कॉल्ड स्फिंगोलिपिडोसिस। So this was all about the synthesis and degradation of glycolipids. Thank you.